हेलो दोस्तों, ज्ञानटेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम कितनी जमीन कहानी को देखेंगे। कहानी शुरू होती है यहाँ से। कितनी जमीन। रूसी कहानी लेव तोल्स्टॉय। इस कहानी से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने इसका अनुवाद गुजराती में किया था और इसकी बहुत सी प्रतियां पाठकों में वितरित कराई थी। गांधी जी के अपरिग्रह सिद्धांत का इस कहानी में बड़े मार्मिक ढंग प्रतिपादन हुआ है। हम हिंदी के यशस्वी लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा किया हुआ भावानुवाद दे रहे हैं। इसमें उन्होंने पात्रों के नाम बदल दिए हैं और रूसी की जगह रंग भी भारतीय कर दिया है। दो बहनें थी। बड़ी का कस्बे में एक सौदागर से विवाह हुआ था। छोटी देहात में किसान के घर ब्याह थी। बड़ी का अपनी छोटी बहन के यहाँ आना हुआ। निबटकार दोनों जनी बैठी तो बातों का सूत चल पड़ा। बड़ी अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो कैसे आराम से हम रहते हैं। फैंसी कपड़े और ठाठ के सामान, स्वाद स्वाद की खाने पीने की चीजें और फिर तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे। छोटी बहन को बात लग गई। अपनी बारी पर उसने सौदागर की जिंदगी को यह बताया और किसान का पक्ष लिया। कहा, मैं तो अपनी जिंदगी का तुम्हारे साथ अदला बदला कभी ना करूं। हम सीधे सादे और रूखे से रहते हैं तो क्या, चिंता फिकर से तो छूटे हैं। तुम लोग सजी धजी रहती हो, तुम्हारे यहाँ आमदनी बहुत है, लेकिन एक रोज वह सब हवा भी हो सकता है। जी कहावत है ही, हानि लाभ दोई जुड़वा भाई। अक्सर होता है कि आज तो अमीर है, कल वही टुकड़े को मोहताज है। पर हमारे गांव के जीवन में ये जोखिम नहीं है। किसानी जिंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या, उम्र लंबी होती है और मेहनत से तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। हम मालदार न कहलाएंगे, लेकिन हमारे पास खाने की कमी भी कभी न होगी। बड़ी बहन ने ताने से कहा, बस बस, पेट तो बैल और कुत्ते का भी भरता है, पर वह भी कोई जिंदगी है। तुम्हें जीवन के आराम, अदब और आनंद का क्या पता है। तुम्हारा मर्द जितनी चाहे मेहनत करे, जिस हालत में तुम जीते हो उसी हालत में मरोगे। वहीं चारों तरफ गोबर, भूस, मिट्टी, और यही तुम्हारे बच्चों की किस्मत में बदा है। छोटी ने कहा, तो इसमें क्या हुआ। हाँ, हमारा काम चिकना चुपड़ा नहीं है, लेकिन हमें किसी के आगे झुकने की भी जरूरत नहीं है। शहर में तुम हजार लालच से घिरी रहती हो। आज नहीं तो कल की क्या खबर है। कल तुम्हारे आदमी को पाप को लोभ, जुआ, शराब और दूसरी बुराइयां फंसा सकते हैं, तब घड़ी भर में सब बर्बाद हो जाएगा। क्या ऐसी बातें अक्सर होती नहीं है। घर का मालिक दीना ओसारे में पड़ा औरतों की यह बात सुन रहा था। उसने सोचा कि बात तो खरी है। बचपन से माँ धरती की सेवा में हम इतने लगे रहते हैं कि कोई व्यर्थ की बात हमारे मन में घर नहीं कर पाती है। बस है तो मुश्किल एक, वो ये कि हमारे पास जमीन काफी नहीं है। जमीन खूब हो तो मुझे किसी का परवाह न रहे, चाहे शैतान ही क्यों न हो। वही कोने में शैतान दुबका बैठा था। उसने सब कुछ सुना। वह खुश था। किसान की बीवी ने गांव की बड़ाई करके अपने आदमी को डींग पर चढ़ दिया। देखो न, कहता था कि जमीन खूब हो तो फिर चाहे शैतान भी आ जाए तो परवाह नहीं। शैतान ने मन में कहा कि अच्छा हजरत, यही फैसला सही। मैं तुमको काफी जमीन दूंगा और देखना है कि उसी से तुम मेरे चंगुल में होते हो कि नहीं। गांव के पास ही जमींदारी की मालकिन की कोठी थी। कोई 300 एकड़ उनकी जमीन थी। उनके अपने आसामियों के साथ बड़े अच्छे संबंध रहते आए थे, लेकिन उन्होंने एक कारिंदा रखा जो पहले फौज में रहा था। उसने आकर लोगों पर जुर्माने ठोकरे शुरू कर दिए। दीना का ये हाल था कि वह बहुतेरा करता, पर कभी तो उसका बैल जमींदारी की चरी में पहुंच जाता, कभी गाय बगिया में चरती पाई जाती, और नहीं तो उनकी रखाई हुई घास में बछिया बछड़ा ही जा मुंह मारते। हर बार दीना को जुर्माना उठाना पड़ता। जुर्माना तो वह देता, पर बेमन से। वह कुनमुनाता और चिढ़ा हुआ सा घर पहुंचता और अपनी सारी चिढ़ घर में उतारता। पूरे मौसम कारिंदे की वजह से उसे ऐसा त्रास भुगतना पड़ा। अगले जाड़ों में गांव में खबर हुई कि मालकिन अपनी जमीन बेच रही हैं और मुंशी इकराम अली से सौदे की बातचीत चल रही है। किसाने सुनकर चौकतरे हुए। उन्होंने सोचा कि मुंशी जी की जमीन होगी तो वह जमींदार के कारिंदे से भी ज्यादा सख्ती करेंगे और जुर्माने चढ़ावेंगे, और हमारी तो गुजर बसर इसी जमीन पर है। ये सोचकर किसान मालकिन के पास गए। कहा कि मुंशी जी को जमीन न दीजिए, हम उससे बढ़ती कीमत पर लेने को तैयार हैं। मालकिन राजी हो गई। तब किसानों ने कोशिश की कि मिलकर गांव पंचायत की तरफ से वह सब जमीन पर जासे, ताकि वह सभी की बनी रहे। 2 बार इस पर विचार करने को पंचायत जुड़ी, पर फैसला न हुआ। असल में शैतान की सब करतूत थी। उसने उनके बीच फूट डाल दी थी। बस तब वे मिलकर किसी एक मत पर आ ही नहीं से। तय हुआ कि अलग अलग करके ही वह जमीन ले ली जाए। हर कोई अपने बित्ते के हिसाब से ले। मालकिन पहले की तरह इस बात पर भी राजी हो गई।
इतने में दीना को मालूम हुआ कि एक पड़ोसी इकट्ठी 50 एकड़ जमीन ले रहा है और जमींदारिन राजी हो गई है कि आधा रुपया अभी नकद ले ले, बाकी साल भर बाद चुकता हो जाएगा। दीना ने अपनी स्त्री से कहा कि और जने जमीन खरीद रहे हैं, हमें भी 20 या इतने एकड़ जमीन ले लेनी चाहिए। जीना वैसे भार हो रहा है और वह कायदा जुर्माने पर जुर्माने करके हमें बर्बाद ही कर देगा। उन दोनों ने मिलकर विचार किया कि किस तरकीब से जमीन खरीदी जाए। 100 कलदार तो उनके पास बचे हुए रखे थे। एक उन्होंने उम्र पर आया अपना बछड़ा बेच डाला, कुछ माल बंधक रखा, अपने बड़े बेटे को मजदूरी पर चढ़ाकर उसकी नौकरी के मद्दे कुछ रुपया पेशगी ले लिया, बाकी बचा अपनी स्त्री के भाई से उधार ले लिया। इस तरह कोई आधी रकम उन्होंने इकट्ठी कर ली। इतना करे दीना ने एक 40 एकड़ जमीन का टुकड़ा पसंद किया, जिसमें कुछ हिस्से में दरख्त भी खड़े थे। मालकिन के पास उसका सौदा करने पहुंचा। सौदा पट गया और वहीं के वहीं नकद उसने साई दे दी। फिर कस्बे में जाकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली। अब दीना के पास अपनी निजी जमीन थी। उसने बीज खरीदा और इसी अपनी जमीन पर बोया। इस तरह वह खुद जमींदार हो गया। इस तरह दीना काफी खुशहाल था। उसके संतोष में कोई कमी न रहती, अगर बस पड़ोसियों की तरफ से उसे पूरा चैन मिल सकता। कभी कभी उसे खेतों पर पड़ोसियों के मवेशी आचरते। दीना ने बहुत विनय के साथ समझाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। उसके बाद और तो और घोसी छोकरे गांव की गायों को दिन दहाड़े उसकी जमीन में छोड़ देने लगे। रात को बैल खेतों का नुकसान करते। दीना ने उनको बार बार निकलवाया और बार बार उसने उनके मालिकों को माफ किया। एक अरसे तक वह धीरज रखे रहा और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लेकिन कब तक? आखिर उसका धीरज टूट गया और उसने अदालत में दरख्वास्त दी। मन में जानता तो था कि मुसीबत की वजह असली यह है कि और लोगों के पास जमीन की कमी है। जानबूझकर दीना की सताने की मंशा किसी की नहीं है। लेकिन उसने सोचा कि इस तरह मैं नरमी दिखाता जाऊंगा तो वे लोग शह पाते जाएंगे और मेरे पास जितना है सब बर्बाद कर देंगे। नहीं, उनको एक सबक सिखाना चाहिए। सो उसने ठान ली। एक सबक दिया। दूसरा नतीजा ये कि 2-3 किसानों पर अदालत से जुर्माना हो गया। इस पर तो पास पड़ोस के लोग दीना से कीना रखने लगे। अब कभी कभी जानबूझकर भी तंग करने के लिए अपने मवेशी उसके खेतों में छोड़ देते। एक आदमी गया और उसे जरूरत अगर घर में ईंधन की थी तो उसने रात में जाकर 7 पूरे शीशम के दरख्त काट गिराए। दीना ने सवेरे घूमते हुए देखा कि पेड़ कटे हुए पड़े हैं। वे धरती से सटे हैं और उनकी जगह खड़े ठूंठ मानो दीना को चिढ़ा रहे हैं। देखकर उसको तैश आ गया। उसने सोचा कि अगर दुष्ट ने एक यहाँ का तो दूसरा दूर का पेड़ काटा होता तो भी गनीमत थी। लेकिन कमबख्त ने आसपास के सब पेड़ काटकर बगिया को वीरान कर दिया। पता लगे तो खबर लिए बिना न छोड़ूं। उसने जानने के लिए सिर खुजलाया कि यह करतूत किसकी हो सकती है। आखिर तय किया कि हो न हो, ये धुन्नु होगा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये सोच धुन्नु की तरफ गया कि शायद कुछ सबूत मिल जाए, लेकिन वहां कुछ चोरी का सबूत मिला नहीं और आपस में कहा सुनी और तेजा तेजी के सिवा कुछ नतीजा न निकला। तो भी उसे मने में पक्का विश्वास हो गया कि धुन्नु ने ये किया है और जाकर रपट लिखा दी। धुन्नु की पेशी हुई, मामला चला। एक अदालत से दूसरी अदालत हुई। आखिर में धुन्नु बरी हो गया क्योंकि कोई सबूत और गवाह ही नहीं थे। दीना इस बात पर और भी झल्ला उठा और अपना गुस्सा मजिस्ट्रेट पर उतारने लगा। इस तरह दीना का अपने पड़ोसियों और अफसरों से मनमुटाव होने लगा, यहां तक कि उसे घर में भी आग लगाने की बातें सुनी जाने लगी। हालांकि दीना के पास अब जमीन ज्यादा थी और जमींदारों में उसी गिनती थी, पर गांव में और पेचों में पहला सा उसका मान न रह गया था। इसी बीच अफवाह उड़ी कि कुछ लोग गांव छोड़कर कहीं जो रहे हैं। दीना ने सोचा कि मुझे तो अपनी जमीन छोड़ने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन और कुछ लोग अगर गांव छोड़ेंगे तो चलो, गांव में भीड़ ही कम होगी। मैं उनकी जमीन खुद ले लूंगा, तब ज्यादा ठीक रहेगा। अब तो जमीन की कुछ तंगी मालूम होती है। एक दिन दीना घर के ओसारे में बैठा हुआ था कि एक परदेसी सा किसान उधर से गुजरता हुआ उसके घर उतरा। वह वहां रात भर ठहरा और खाना भी वही खाया। दीना ने उससे बातचीत की कि भाई कहाँ से आ रहे हो। उसने कहा दरिया सतलज के पास से आ रहा हूँ, वहां बहुत काम है। फिर एक में से दूसरी बात निकली और आदमी ने बताया कि उस तरफ नई बस्ती बस रही है। उसे अपने गांव के कई और लोग वहां पहुंचे हैं। वे सोसाइटी में शामिल हो गए हैं और हर एक को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिली है। जमीन ऐसी उम्दा है कि उस पर गेहूं की पहली फसल जो हुई तो आदमी से ऊंची उसी बाले गई और इतनी घनी की दरांत के एक काट में एक पुला बन जाए। एक आदमी के पास खाने को दाने न थे, खाली हाथ वहां पहुंचा। अब उसके पास 2 गाय, 6 बैल और भरा खलिहान अलग। दीना के मन में भी अभिलाषा पैदा हुई।
उसने सोचा कि मैं यहाँ तंग संकरी सी जगह में पड़ा क्या कर रहा हूँ, जबकि दूसरी जगह मौका खुला पड़ा है। यहाँ की जमीन घर बार बेच बाचकर नकदी बना, वहीं क्यों न पहुंचूं और नए सिरे से शुरू करके देखूं। यहाँ लोगों की गिचपिट हुई जाती है, उससे दिक्कत होती है और तरक्की रुकती है, लेकिन पहले खुद जाकर मालूम कर आना चाहिए कि क्या बात है। सो बरसात के बाद तैयारी करे वह चल दिया। पहले रेल में गया, फिर सैकड़ों मील बैलगाड़ी पर और पैदल सफर करता हुआ सतलज के पार वाली जगह पर पहुंचा। वहां देखा कि जो उस आदमी ने कहा था सब सच है। सबके पास खूब जमीन है, हरेक को सरकार की तरफ से 20-20 एकड़ जमीन मिली हुई है, या जो चाहे खरीद सकता है। और खूबी यह कि कौड़ियों के मोल जितनी चाहे जमीन और भी ले सकता है। सब जरूरी बातें मालूम करे दीना जाड़ों से पहले पहल घर लौट आया। आकर देश छोड़ने की बात सोचने लगा। नफे के साथ उसने सब जमीन बेच डाली, घर मकान मवेशी डंगर सबकी नकदी बना ली और पंचायत से इस्तीफा दे दिया और सारे कुनबे को साथ ले सतलज पार के लिए रवाना हो गया। दीना परिवार के साथ उस जगह पहुंच गया। जाते ही एक बड़े गांव की पंचायत में शामिल होने की अर्जी दी। पंचों की उसने खूब खातिर की और दावतें दी। जमीन का पट्टा उसे सहज मिल गया। मिली जुली जमीन में से उसे और उसके बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए 5 हिस्से यानी 100 एकड़ जमीन उसको दे दी गई। वो सब इकट्ठी नहीं थी, कई जगह टुकड़े थे। अलावा इसके पंचायती चरागाह भी उसके लिए खुला कर दिया गया। दीना ने जरूरी इमारतें अपने लिए खड़ी की और मवेशी खरीद लिए। शामलात जमीन में से ही अब उसको इतना मिल गया था कि पहले से तिगुनी, और जमीन उपजाऊ थी। वह पहले से कई गुना खुशहाल हो गया। उस पास चराई के लिए खुला मैदान का मैदान पड़ा था और जितने चाहे वह ढोर रख सकता था। पहले तो वहां जमने और मकान वकान बनवाने का उसे रस रहा। वह अपने से खुश था और उसे गर्व मालूम होता था। पर जब वह इस खुशहाली का आदी हो गया तो उसे लगने लगा कि यहाँ भी जमीन काफी नहीं है, और होती तो अच्छा था। पहले साल उसने गेहूं बुवाया और जमीन ने अच्छी फसल दी। वह फिर गेहूं ही बोते जाना चाहता था, पर उसे लिए और पड़ती जमीन काफी न थी। जो एक बार फसल दे चुकती थी, वह उसे तरफ एक साथ दोबारा गेहूं नहीं देती थी। 1 या 2 साल उससे गेहूं ले सकते थे, फिर जरूरी होता था कि धरती को आराम दिया जाए। बहुत लोग ऐसी जमीन चाहने वाले थे, लेकिन सबके लिए आती कहां से। इससे बदाबदी और खींचातानी होती थी। जो संपन्न थे वे गेहूं उगाने के लिए जमीन चाहते थे। जो गरीब थे वे अपनी जमीन से जैसे तैसे पैसा वसूल करना चाहते थे, ताकि टैक्स वगैरह अदा कर सकें। दीना और गेहूं बोना चाहता था, इसलिए 1 साल के लिए किराए पर उसने और जमीन ले ली। खूब गेहूं बोया और फसल भी खूब हुई। लेकिन जमीन गांव से दूर पड़ती थी और गल्ला मीलों दूर से गाड़ी में भर भर कर लाना होता था। कुछ दिनों बाद दीना ने देखा कि कुछ बड़े बड़े लोग अलग फार्म डालकर रहते हैं और वह खूब पैसा कमा रहे हैं। उसने सोचा कि अगर मैं इकट्ठी कायमी जमीन ले लूं और वहीं घर बसाकर रहूं तो बात ही दूसरी हो जाए। इस तरह इकट्ठी और कायमी जमीन खरीदने का सवाल बार बार उसके मन में उठने लगा। 3 साल इस तरह निकल गए। दीना जमीन किराए पर लेता और गेहूं बोता। मौसम ठीक गए, काश्त अच्छी हुई और उस पास माल जमा होने लगा। वह इसी तरह संतोष से बढ़ता जा सकता था, लेकिन हर साल और लोगों से जमीन किराए पर लेने और उसके लिए कोशिश और सिरदर्दी करने के काम से वह थक गया था। जहां जमीन अच्छी होती वहीं लेने वाले दौड़ पड़ते। इससे बहुत चौकस चौकतरा और होशियार न रहा जाता तो जमीन मिलना असंभव था। यह एक परेशानी की बात थी। तीसरे साल ऐसा हुआ कि दीना ने एक महाजन के साझे में कुछ काश्तकारों से एक जमीन किराए में ली। जमीन गोड़कर तैयार हो चुकी थी कि कुछ आपस में तनातनी हो गई और किसान लोग झगड़ा लेकर अदालत पहुंचे। अदालतें से फिर मामला बिगड़ गया और की कराई मेहनत बेकार गई। दीना ने सोचा कि अगर कहीं जमीन मेरी कायमी मिल्कियत की होती तो मैं आजाद होता और क्यों ये पचड़ा बनता और बखेड़ बढ़ता। उस दिन से वह जमीन के लिए निगाह रखने लगा। आखिर एक किसान मिला जिसने 1000 जमीन खरीदी थी, लेकिन पीछे उसकी हालत संभल न सकी। अब मुसीबत में पड़कर वह उसे सस्ती देने को तैयार था। दीना ने बात उससे चलाए और सौदा करना शुरू किया। आदमी मुसीबत में था, इससे दीना भाव दर में कमी करने लगा। आखिर कीमत 1000 रुपये तय पाए। कुछ नकद दे दिया जाए, बाकी फिर। सौदा पक्का हो गया था कि एक सौदागर अपने घोड़े के दाने पानी के लिए उससे घर के आगे ठहरा। उससे दीना की बातचीत जो हुई तो सौदागर ने कहा कि मैं नर्मदा नदी के उस पार से चला आ रहा हूं। वहां 1500 एकड़ उम्दा जमीन कुल 500 रुपये में मैंने खरीदी थी। सुनकर दीना ने उससे और सवाल पूछे। सौदागर ने कहा, बात यह है कि अफसर चौधरी से मेल मुलाकात करने का हुनर चाहिए।
100 से ज्यादा रुपए तो मैंने रेशमी कपड़े और गलीचे देने में खर्च किए होंगे। फिर शराब, फल, मेवों की डालियां, चाय सेट वगैरह के उपहार अलग। नतीजा ये कि फी एकड़ मुझे जमीन आनों के भाव पड़ गई। कहकर सौदागर ने अपने दस्तावेज सब दीना के सामने कर दिए। फिर कहा, जमीन इन नदी के किनारे है और सारे का सारा किता इकट्ठा है। उपजाओ इतना कि क्या पूछो। दीना ने इस पर उत्सुकता पूर्वक सौदागर से सवाल पर सवाल किए। उसने बताया, वहां इतनी जमीन है, इतनी कि तुम महीनों चलो तो पूरी ना हो। वहां के लोग ऐसी सीधे हैं जैसे भेड़ और जमीन समझो मुफ्त के भाव ले सकते हो। दीना ने सोचा, ये ठीक रहेगा। भला मैं अब 1000 एकड़ के लिए 1000 रुपया क्यों फंसाऊं? अगर वहां जाकर इतना रुपया जमीन में लगाऊं तो यहां से कई गुनी ज्यादा जमीन मुझे पड़ जाएगी। दीना ने पूछताछ की कि उस जगह कैसे जाया जाए। सौदागर ने सब बतला दिया। वह चला गया तो दीना ने भी अपनी तैयारी शुरू की। बीवी को कहा कि घर देखना भालना और खुद एक आदमी साथ ले यात्रा को निकल पड़ा। रास्ते में एक शहर में ठहरकर वहां से चाय के डब्बे, शराब और इसी तरह और उपहार की चीजें जो सौदागर ने बताई थी, ले ली। फिर दोनों बढ़ते गए। चलते चलते आखिर 7वें रोज वहां पहुंचे जहां से कुल लोगों की बस्ती शुरू होती थी। उसने देखा कि सौदागर ने जो बात बताई थी वह सही थी। दरिया के पास जमीन ही जमीन थी, सब खाली। ये लोग उससे काम न लेते थे। कपड़े या सिरकी के तंबू में रहते, शिकार करते, मवेशी पालते और ऐसे ही मौज करते थे। ने रोटी बनाना जानते थे, न अनाज उगाना सीखा था। दूध का छाछ मठा बनाते, पनीर बनाते और उसी एक तरह की शराब भी तैयार कर लेते थे। ये सब काम औरतें करती। मर्द खाने पीने और फुर्सत के वक्त चैन की बंसी बजाने में रहते। वे लोग मजबूत और स्वस्थ थे और काम धाम के नाम बिना कुछ किए मगन रहते थे। अपने से बाहर उन्हें कुछ पता न था। पढ़ना लिखना जानते नहीं थे और हिंदी तक नहीं जानते थे, पर थे भले सीधे स्वभाव के। दीना को देखते ही वे अपने तंबुओं से निकल आए और उसके चारों तरफ जमघट लगाकर खड़े हो गए। उनमें से एक दुभाषिए की मार्फत दीना ने बताया कि मैं जमीन की खातिर आया हूं। वे लोग बड़े खुश मालूम हुए। बड़ी आवभगत के साथ वे उसे अपने अच्छे से अच्छे डेरे में ले गए। वहां कालीन पर बिछे गद्दे पर बिठाया और खुद नीचे चारों ओर घिसकर बैठ गए। उसे पीने को चाय दी और दारू भी। उसकी मेहमानी में बढ़ बढ़कर दावत हुई। दीना ने भी गाड़ी में से अपने पास से भेंट की चीजें निकाली और सबको थोड़ी थोड़ी चाय बांटी। को लोग बड़े खुश थे। उन्होंने आपस में ये अजनबी की बाबत खूब चर्चा की। फिर दुभाषिए से कहा कि मेहमान को सब समझा दो। दुभाषिए ने कहा कि ये लोग कहना चाहते हैं कि हम आपके आने से खुश हैं। हमारे यहाँ का कायदा है कि मेहमान की खातिर जो हमसे बन सके करें। आपकी कृपा के हम कृतज्ञ हैं। बतलाए कि हमारे पास कौन सी चीज है जो आपको सबसे पसंद है ताकि हम उसी से आपकी खातिर कर सकें। दीना ने जवाब दिया कि जिस चीज को देखकर मैं बहुत खुश हूं वह आपकी जमीन है। हमारे यहाँ जमीन की कमी है और वह उपजाऊ भी इतनी नहीं होती, लेकिन यहाँ उसका कोई पार नहीं है और वह जमीन उपजाऊ भी खूब है। मैंने तो अपनी आंखों से यहाँ जैसी धरती दूसरी देखी नहीं। दुभाषिए ने दीना की बात अपने लोगों को समझा दी। कुछ देर वे आपस में सलाह करते रहे। दीना समझ नहीं सकता कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन उसने देखा कि वे बहुत खुश मालूम होते हैं, बड़े हंस रहे हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं। अनंतर वे चुप हुए और दीना की तरफ देखने लगे। फिर आपस में बात करने लगे। मालूम पड़ा कि जैसे उनमें कुछ दुविधा है। दीना ने पूछा कि उन लोगों में अब किस बात की अटक है। दुभाषिए ने बताया कि उनमें कुछ की राय है कि सरदार से जमीन देने के बारे में और पूछ लेना चाहिए। गैर हाजिरी में कुछ कर डालना ठीक नहीं है। दूसरों का ख्याल है कि इस बात में सरदार के लौटने की राह देखने की जरूरत नहीं है, जरा सी तो बात है। यह विवाद चल रहा था कि एक आदमी बड़ी सी बालदार टोपी पहने वहां आ पहुंचा। सब चुप होकर उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषिए ने कहा कि यही हमारे सरदार है। दीना ने फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया लिबाद निकाला और चाय का एक बड़ा डिब्बा और अन्य चीजें सरदार को भेंट की। सरदार ने भेंट स्वीकार की और अपने आसन पर आ बैठा। बैठते ही कुल लोगों ने उससे कुछ कहना शुरू किया। सरदार कुछ देर सुनता रहा, फिर उसने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। उसे बात दीना की तरफ मुखातिब होकर हिंदुस्तानी में कहा, इन भाइयों ने जो कहा ठीक है। जितनी जमीन चाहे चुन लो, हमारे यहाँ उसका घाटा नहीं है। दीना ने सोचा कि मैं मनचाहे जितनी जमीन कैसे ले सकता हूँ। पक्का करने के लिए दस्तावेज वगैरह भी तो चाहिए, नहीं तो जैसे आज इन्होंने कह दिया कि यह तुम्हारी है, पीछे वैसे ही उससे ले भी सकते हैं। प्रकट में उसने कहा, आपकी दया के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आपके पास बहुत धरती है और मुझे थोड़ी सी चाहिए।
लेकिन मुझे भरोसा होना चाहिए कि मेरा अपना छोटा टुकड़ा कौन सा है और यह कि वह मेरा ही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जमीन को नाप लिया जाए और उतना टुकड़ा फिर मेरे हवाले कर दिया जाए? मरना जीना ईश्वर के हाथ है और संसार में यही चक्कर चलता है। आप दयावान लोग तो मुझे ये देते हैं, पर हो सकता है कि पीछे आपकी औलाद उसी को वापस ले लेना चाहे तब। सरदार ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, जमीन तुम्हारे हवाले ही कर दी जाएगी। दीना ने कहा, सुना है, यहाँ एक सौदागर आया था, उसको भी आपने जमीन दी थी और उस बाबत कागज पक्का कर दिया था। वैसे ही मैं चाहता हूं कि कागज पक्का हो जाए। सरदार समझ गया, बोला, हाँ जरूर, ये तो आसानी से हो सकता है। हमारे यहाँ एक मुंशी है, कस्बे में चलकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली जाएगी और रजिस्ट्री हो जाएगी। दीना ने पूछा, कीमत की दर क्या होगी? हमारी दर तो एक ही है, एक दिन के 1000 रुपये। दीना समझा नहीं, बोला, दिन दिन का हिसाब ये कैसा है? ये बताइए कितने एकड़? सरदार ने कहा, ये सब गिनना गिनाना हमसे नहीं होता, हम तो दिन की हिसाब से बेचते हैं। जितनी जमीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वही तुम्हारी, और कीमत है ही दिन भर की 1000। दीना अचरज में पड़ गया, कहा, एक दिन में तो बहुत सी जमीन को घेरा जा सकता है। सरदार हंसा, बोला, हाँ क्यों नहीं, बस वह सब तुम्हारी। लेनी एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन उसी जगह न आ गए जहां से चले थे तो कीमत जब्त समझी जाएगी। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं इस जगह से चला था? क्यों, हम सब साथ चलेंगे और जहां तुम ठहरने को कहोगे ठहरे रहेंगे। उस जगह से शुरू करना और वहीं लौटाना। साथ फावड़ा ले लेना, जहां जरूरी सूमझा निशान लगा दिया। हर मोड़ पर एक गड्ढा किया और उस पर घास को जरा ऊंचा चिन दिया। पीछे फिर हम लोग चलेंगे और हल से इस निशान से उस निशान तक हदबंदी खींच देंगे। अब दिन भर में जितना चाहो बड़े से बड़े चक्कर तुम लगा सकते हो, पर सूरज छिपने से पहले जहां से चले थे वहां आ पहुंचना। जितनी जमीन तुम इस तरह नाप लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। दीना खुश हुआ। तय हुआ कि अगले सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जाएगा। फिर कुछ गपशप हुई, खाना पीना हुआ। ऐसे ही करते कराते रात हो गई। दीना के लिए उन्होंने खूब आराम का परों का बिस्तर लगा दिया और वे लोग रात भर के लिए विदा हो गए। कह गए कि पौ फटने से पहले ही वे आ जाएंगे ताकि सूरज निकलने से पहले पहले मुकाम पर पहुंच जाया जाए। दीना अपने परों के बिस्तरे पर लेटा तो रहा, पर उसे नींद न आई। रह रहकर वह जमीन के बारे में सोचने लगता था। चलकर मैं कितनी जमीन नाप डालूं कुछ ठिकाना है। एक दिन में 35 मील तो आसानी से कर ही लूंगा। दिन आजकल लंबे होते हैं और 35 मील कितनी जमीन उसमें आ जाएगी। उसमें से घटिया वाली तो बेच दूंगा या किराए पर उठा दूंगा, लेकिन जो चुनी हुई बढ़िया होगी वहां अपना फार्म बनाऊंगा। 2 दर्जन तो बैल फिलहाल काफी होंगे, 2 आदमी भी रखने होंगे। कोई 150 एकड़ में तो काश्त करूंगा, बाकी चराई के लिए। दीना रात भर पड़ा जमीन आसमान के कुलाबे मिलाता रहा। देर रात कहीं थोड़ी नींद आई। आंख झपी होगी, किसी के बाहर से खिलखिलाकर हंसने की आवाज उसके कानों में आई। अचरज हुआ कि यह कौन हो सकता है। उठकर बाहर आकर देखा कि कुल लोगों का वह सरदार ही बाहर बैठा जोर जोर से हंस रहा है। हंसी के मारे अपना पेट पकड़ रखा है। पास जाकर दीना ने पूछना चाहा, आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? लेकिन अभी पूछ पाया नहीं था कि देखता क्या है कि वहां सरदार तो है नहीं, बल्कि वह सौदागर बैठा है, जो अभी कुछ दिन पहले उसे अपने देश में मिला था और जिसने इस जमीन की बात बताई थी। तब दीना उससे पूछने को हुआ कि यहाँ तुम कैसे हो और कब आए। लेकिन देखा तो वह सौदागर भी नहीं, बल्कि वही पुराना किसान है जिसने मुद्दत हुई तब सतलज पार की जमीन का पता दिया था। लेकिन फिर जो देखता है तो वह किसान भी नहीं है, बल्कि खुद शैतान है, जिसके खुर है और सींग है। वही वहां बैठा ठट्टा मारकर हंस रहा है। सामने उसके एक आदमी पड़ा हुआ है, नंगे पैर, बदन पर बस एक कुर्ता धोती। जमीन पर वह आदमी औंधे मुंह बेहाल पड़ा है। दीना ने सपने में ही ध्यान से देखा कि ऐसा पड़ा हुआ आदमी कौन है और कैसा। देखता क्या है कि वह आदमी दूसरा कोई नहीं, खुद दीना ही है और उसकी जान निकल चुकी है। ये देखकर मारे डर के वह घबरा गया। इतने में उसी आंख खुल गई। उठकर सोचा कि सपने में आदमी जाने क्या क्या वाहियात बातें देख जाता है। आन है, ये सोचकर मुंह मोह दरवाजे के बाहर झांककर जो देखा तो सवेरा होने वाला था। सोचा, समय हो गया, उन्हें अब जगह देना चाहिए, चलने में देर ठीक नहीं। वह खड़ा हो गया और गाड़ी में सोते हुए अपने आदमी को जगाया। कहा कि गाड़ी तैयार करो। खुद को लोगों को बुलाने चल दिया। जाकर कहा, सवेरा हो गया है, जमीन नापने चल पड़ना चाहिए। कोल लोग सब उठे और इकट्ठे हुए। सरदार भी आ गए।
चलने से पहले उन्होंने चाय की तैयारी की और दीना को चाय के लिए पूछा, लेकिन चाय में देर होने का ख्याल कर उसने कहा, अगर जाना है तो हमको चल देना चाहिए, वक्त बहुत हो गया। कोल तैयार हुए और सब चल पड़े, कुछ घोड़े पर, कुछ गाड़ी में। दीना नौकर के साथ अपनी छोटी बहली में सवार था। फावड़ा उसने साथ रख लिया था। खुले मैदान में जब पहुंचे तड़का फूट ही रहा था। पास एक ऊंची टेकड़ी थी, पार खुला बिछा मैदान। टेकड़ी पर पहुंचकर गाड़ी घोड़ों से सब उतर आए और एक जगह जमा हुए। सरदार ने फिर आगे जाने कितनी दूर तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना से कहा कि देखते हो, जहां तक ये सब आंख जाती है वहां तक हम लोगों की जमीन है, उसमें जितनी तुम चाहो ले लो। दीना की आंखें चमक उठी। धरती एकदम अछूती पड़ी थी, हथेली की तरह हमवार और मुलायम, काली ऐसी की बिनौला, और जहां कहीं जरा निचान था वहां छाती छाती जितनी तरह तरह की हरियाली छाई थी। सरदार ने अपने सिर की रोएंदार टोपी उतारी और धरती पर रख दी। कहा, ये निशान रहा, यहां से चलो और यहां आ जाओ, जितनी जमीन चल लोगे वही तुम्हारी। दीना ने भी रुपये निकाले और टोपी पर निक कर रख दिए। फिर उसने पहना हुआ अपना कोट उतार डाला और धोती को कस लिया। अंगोछे में रोटी रखी, आस्तीनों चढ़ाई, पानी का बंदोबस्त किया, आदमी से फावड़ा लिया और चलने को तैयार खड़ा हो गया। कुछ क्षण सोचता रह गया कि किस तरफ को चलना बेहतर होगा। सभी तरफ का लालच था। उसने तय किया कि आगे देखा जाएगा, पहले तो सामने सूरज की तरफ ही चला चलूं। एक बार पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हो गया, अंगड़ाई लेकर बदन की सुस्ती हटाए और धरती के किनारे सूरज के मुंह चमकाने का इंतजार करने लगा। सोचने लगा कि मुझे वक्त नहीं खोना चाहिए और ठंड ठंड में रास्ता अच्छा पार हो सकता है। सूरज की पहली किरण का उनकी ओर आना था कि दीना कंधे पर फावड़ा संभाल खुले मैदान में कदम बढ़ाकर चल दिया। शुरू में वह न धीमे चला न तेज। 1001 गज चलने पर वह ठहरा, वहां एक गड्ढा किया और घास ऊंची चिंदी की आसानी से दिख सके। फिर आगे बढ़ा, उसे बदने में फुर्ती आ गई। उसने चाल तेज कर दी। कुछ देर बाद दूसरा गड्ढा खोदा। अब पीछे मुड़कर देखा, सूरज की धूप में टेकड़ी साफ दिखती थी। उस पर आदमी खड़े थे और गाड़ी के पहियों के आरे तक चमकते दिखते थे। अंदाजन 3 मील तो वह आ गया होगा। धूप में ताप आता जाता था। कुर्ते पर से बास्कट उतारकर उसने कंधे पर डाल ली और फिर चल पड़ा। अब खासी गर्मी होने लगी। उसने सूरज की तरफ देखा। वक्त हो गया था कि कुछ खाने पीने की भी सोची जाती। एक पहर तो बीत गया, लेकिन दिन में 4 पहर होते हैं। आन्हा, अभी जल्दी है, लेकिन जूते उतार डालूं, ये सोच उसने जूते उतारकर अपनी धोती में खूंज लिए और बढ़ चला। अब चलना आसान था। सोचा, अभी 3-1 मील तो और भी चला चलूं, तब दूसरी दिशा लूंगा। कैसी उम्दा जगह है, इसे हाथ से जाने देना हिमाकत है, लेकिन क्या अजब बात है कि जितना आगे बढ़ो उतनी जमीन एक से एक बढ़कर मिलती है। कुछ देर वह सीधा बढ़ा चला, फिर पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी मुश्किल से दिख पड़ती थी और उस पर के आदमी रेंगती चींटी से मालूम होते थे और वहां धूप में जाने क्या कुछ चलता हुआ सा दिख पड़ता था। दीना ने सोचा, ओह, मैं इधर काफी बढ़ आया हूं, अब लौटना चाहिए। पसीना बेहद आ रहा था और प्यास भी लग आई थी। यहां ठहरकर उसने गड्ढा किया, ऊपर घास को ढेर चिन दिया। उसके बाद पानी पीकर सीधा बाएं तरफ मुड़ गया। चलता चला गया, चलता चला गया। घास ऊंची थी और गर्मी बढ़ रही थी। वह थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा। सिर पर दोपहर हो आई थी। सोचा, अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वह बैठ गया, रोटी निकालकर खाए और कुछ पानी पिया। लेटा नहीं कि कहीं नींद न आ जाए। इस तरह कुछ देर बैठ फिर आगे बढ़ चला। पहले तो चलना आसान हुआ, खाने से उसमें दम आ गया था, लेकिन गर्मी तीखी हो चली और आंखों में उसके ऊँख सी आने लगी। तो भी वह चलता ही चला गया। सोचा कि तकलीफ घड़ी 2 घड़ी की है, आराम जिंदगी भर का हो जाएगा। इस तरह भी उसने काफी लंबी राह नापी। वह बाईं तरफ मुड़ने वाला ही था कि आगे जमीन उपजाऊ दिखाई दी। उसने सोचा कि इस टुकड़े को छोड़ना तो मूर्खता होगी, यहाँ सनी की बाड़ी ऐसी उगेगी कि क्या कहना। ये सोच उसने उस टुकड़े को भी नाप डाला और पार आकर गड्ढे का निशान बना दिया। फिर दूसरी तरफ मुड़ा। जो टेकड़ी की तरफ देखा तो ताप के मारे हवा कांपती सी मालूम हुई। उस कपकपी के धुंधकारे में से वह टेकड़ी की जगह मुश्किल से चीन्ह पड़ती थी। दीना ने सोचा कि क्षेत्र की ये 2 भुजाएं मैंने नाप डाली है, अब इधर कुछ कम ही रहने दूं। वह तेज कदमों से तीसरी तरफ बढ़ा। उसने सूरज को देखा। सूरज कोई 2/3 अपना चक्कर काट चुका था। मुकाम से अभी वह 10 मील दूर था। उसने सोचा कि छोड़ा जाने भी दो,
मेरी जमीन की एक बाजू छोटी रह जाएगी तो छोटी सही, लेकिन अब सीधी लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए। जो ऐसे कहीं दूर निकल गया तो बाजी गई। अरे इतनी ही जमीन क्या थोड़ी है। ये सोच दीना ने वहां तीसरे गड्ढे का निशान डाल दिया और टेकड़ी की तरफ मुंह कर ठीक उसी सीध में चल दिया। नाक की सीध बांधकर सबक टेकड़ी की तरफ चला, लेकिन अब चलते मुश्किल होती थी। धूम उसका सत ले चुकी थी। नंगे पैर जगह जगह कट और छिल गए थे और टांगे जवाब दे रही थी। जरा आराम करने का उसका जी हुआ, लेकिन ये कैसे हो सकता था। सूरज छिपने से पहले उसे वहां पहुंच जाना था। सूरज किसी की बात देखता बैठा नहीं रहता। वह पल पल नीचे ढल रहा था। उसके मन में सोच होने लगा कि मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने इतने पैर पसारे क्यों? अगर कहीं वक्त तक न पहुंचा तो। उसने फिर टेकड़ी की तरफ देखा, फिर सूरज की तरफ। मुकाम से अभी वह दूर था और सूरज धरती के पास झुक रहा था। दीना जी तोड़ चलने लगा। चलने में सांस फूलती और कठिनाई होती थी, लेकिन तेज पर तेज कदम वह रखता गया। बड़ा चला, लेकिन जगह अब भी दूर बनी थी। ये देख उसने भागना शुरू किया। कंधे से वास्कट फेंक दी, जूते दूर हटाए, टोपी अलग की, बस साथ में निशान लगाने के लिए वह हल्का फावड़ा रहने दिया। रह रहकर सोच होता कि मैं क्या करूं। मैंने बिसात से बाहर चीज हथियानी चाहिए। उसमें बना काम बिगड़ा जा रहा है। अब सूरज छिपने से पहले मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। इस सोच और डर के कारण वह और हौंफने लगा। वह पसीना पसीना हो रहा था, धोती गीली होकर चिपकी जा रही थी और मुंह सूख गया था। लेकिन फिर भी वह भागता ही जाता था। छाती उसकी लोहार की धौकनी की तरह चल उठी, दिल भीतर हथौड़े की चोट सा धड़कने लगा। उधर टांगे बेबस हुई जा रही थी। दीना को डर हुआ कि इस थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर ही न हो जाए। हाल ये था, पर रुक वह नहीं सका। इतना भागकर भी अगर मैं जब रुकूंगा तो वे सब लोग मुझ पर हंसेंगे और बेवकूफ बनाएंगे, इसलिए उसने दौड़ना न छोड़ा, दौड़े ही गया। आगे कोल लोगों की आवाज सुन पड़ती थी। वे उसको जोर जोर से कहकर बुला रहे थे। इन आवाजों पर उसका दिल और सुलग उठा। अपनी आखिरी ताकत समेत वह दौड़ा। सूरज धरती से लगा जा रहा था। तिरछी रोशनी के कारण वह खूब बड़ा और लहू सा लाल दिख रहा था। वह अब डूबा। सूरज बहुत नीचे पहुंच गया था, लेकिन दीना भी जगह के बिल्कुल किनारे आ लगा था। टेकड़ी पर हाथ हिला हिलाकर बढ़ावा देते हुए कुल लोग उसे सामने दिखाई देते थे। अब तो जमीन पर रखी वह टोपी भी दिखने लगी, जिस पर उसकी रकम भी रखी थी। वहां बैठा सरदार भी दिखाई दिया, वह पेट पकड़े हंस रहा था। दीना को सपने की याद हो आई। उसने सोचा कि हाय, जमीन तो काफी नाप डाली है, लेकिन क्या ईश्वर मुझे उसको भोगने के लिए बचने देगा। मेरी जान तो गई दिखती है। मैं मुकाम तक अब नहीं पहुंच सकूंगा। दीना ने हसरत भरी निगाह से सूरज की तरफ देखा। सूरज धरती को छू चुका था। वह बची खुची अपनी शक्ति से आगे बढ़ा। कमर झुकाकर भागा, जैसे कि टांगे साथ न देती हो। टेकड़ी पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो आया था। उसने ऊपर देखा, सूरज छिप चुका था। उसके मुंह से एक चीख सी निकल गई, ओह, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। ये सोचकर वह थमने को हुआ, लेकिन उसे सुन पड़ा कि खड़े हैं और उन्हें सूरज अब भी दिख रहा होगा। सूरज छिपा नहीं है, अगरचे मुझको नहीं दिखता। ये सोचकर उसने लंबी सांस खींची और टेकड़ी पर आंख मूंद कर दौड़ा। चोटी पर अभी धूप थी। पास पहुंचा और सामने टोपी देखी। बराबर सरदार बैठा वहीं पेट पकड़े हंस रहा था। दीना को फिर अपना सपना याद आया और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। टांगों ने जवाब दे दिया। वह मुंह के बल आगे को गिरा और उसके हाथ टोपी तक जा पहुंचे। खूब, सरदार ने कहा, देखो उसने कितनी जमीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़ा आया और उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन देखता क्या है कि मालिक के मुंह से खून निकल रहा है। दीना मर चुका था। कोल लोग दया से और व्यंग्य से हंसने लगे। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी और उसमें लिटा दिया। सिर से पांव तक कुल 6 फुट जमीन उसे काफी हुई। अनुवाद जैनेन्द्र कुमार।